हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो इसको यदि हिंदी में बोलें तो द्रव विलयन का वाष्प दाब एवं राउल्ट्स का नियम। ठीक है, राउल्ट्स लॉ, राउले लॉ भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आपको देखो कि ये एक थर्मोस्टेट डेवलप किया गया है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे दिया जा रहा है और इस टेम्परेचर को प्राप्त करके ये लिक्विड जो है वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। इस लिक्विड को गर्म किया जा रहा है और इस लिक्विड को गर्म करने पर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। दूर भागेंगे मतलब उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होंगे वो वीक होंगे और वीक होंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। और जैसे जैसे वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं तो वैसे वैसे ये मैनोमीटर का जो कॉलम है, ये मैनोमीटर का कॉलम जो है वो डिस्प्लेस होने लगता है, यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर एक स्थिति पर जाकर के स्टेब्लिश हो जाता है, एकदम इससे स्थापित हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो आपके किस में आ गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई है। ठीक है ना। और उस स्थिति में देखो, अभी तो आपको ये लेयर दिख रही है पूरी की पूरी, लेकिन जब वेपोराइजेशन प्रोसेस और कंडेंसेशन प्रोसेस एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं तो ये जो लेयर है वो आपको दिखती नहीं है, ये लेयर आपकी फ्यूज हो जाती है। यानी कि आप इसको लिमिट नहीं कर पाओगे कि यहाँ तक लिक्विड है और यहाँ तक गैस है, यानी कि थोड़ी सी मात्रा में ये क्या हो जाती है, फ्यूज आ जाती है। यानी जितना मात्रा में वेपर बन रहा है उतनी ही मात्रा में वेपर जो है वो कंडेंस होकर के किस में बदल रही है, लिक्विड में बदल रही है। तो हम ये कहेंगे कि वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ गई है। किस में आ गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई है। तो उस स्थिति में इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जो प्रेशर डाला जाता है, वो जो प्रेशर है वो क्या कहलाता है, आपका वेपर प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले वाला जो फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सब्सटेंस हम कह सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे कंपोनेंट जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज यानी अंतराण्विक जो बल हैं वो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उनको इजीली एवोपरेट किया जा सकता है। इजीली उनका एवोपरेशन यानी कि वाष्पन हो जाता है और वाष्पन इजीली होने के कारण उनके वेपर प्रेशर का जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकेंड अपना आता है टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर। इसका तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, जो मैंने बोला है पहले वाला वो उससे ही रिलेटेड ये भी है कि टेम्परेचर भी क्या करता है। यदि हम किसी भी सॉल्यूशन को हम टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं टेम्परेचर उसको, तो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक हो जाते हैं। आपको पता चला ना क्यों होते हैं वीक, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब वो दौड़ भाग करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं और जिसके कारण उनका वेपोराइजेशन इजीली हो सकता है, यानी वो भी आसानी से वेपर फेज में आ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा करके भी किसी कंपोनेंट का या किसी भी सॉल्यूशन का हम क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं। और किसी भी सॉल्यूशन पे टेम्परेचर इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन होती है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन, आपने नाम सुना होगा। इक्वेशन आपकी ये है, ये आपका क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, सॉरी P2/P1 होगा। ठीक है, यहाँ H जो होगा वो क्या होगा, वाष्पीकरण एंथैल्पी, वेपोराइजेशन एंथैल्पी जिसे हम कह सकते हैं, और R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, और T1 और T2 क्या है, यहाँ पर दो डिफरेंट टेम्परेचर पर दो डिफरेंट जो प्रेशर हैं। तो हम ये पता कर सकते हैं कि T1 पर मान लीजिए किसी का प्रेशर आपको दिया गया हो और उसकी वेपोराइजेशन एंथैल्पी आपको पता हो, तो हम T2 पर उसका प्रेशर कितना होगा इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो ये तो था आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।